सभी का बहुत बड़ा आमंत्रण है, बहुत बड़ा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का टॉपिक है जीवन में चिंतन का महत्व। और आज का विषय हमारा जो मिशन है, हमारा जो उद्देश्य है, उससे बहुत जुड़ा हुआ में टॉपिक है। बहुत बड़ा स्वागत, बहुत बड़ा अभिनंदन। आज का टॉपिक है जीवन में चिंतन का महत्व। ये अभियान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 75वां एपिसोड है और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में अभियान चल रहा है। उद्देश्य एक ही है, विचार क्रांति अभियान, और आज का विषय जो है वो भी इस अभियान से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जीवन है तो कठिनाइयां भी हैं, समस्याएं भी हैं, और वो आती रहेंगी, चिंताएं भी आती रहेंगी। और जब हम उन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के उपाय सोचते हैं, उसी को चिंतन का नाम दिया गया है। एक जनरल डेफिनेशन के रूप में बात करें, मतलब यानी कि जीवन है तो उसे चिंतन से जुड़ना ही चाहिए। यदि हम एक सकारात्मक जीवन, उज्जवल भविष्य वाला जीवन जीना चाहते हैं, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारा चिंतन की प्रक्रिया सुंदर होनी चाहिए। हमारे को समस्याओं के समाधान करने के लिए आना चाहिए। मैं पढ़ रहा था कि हमें वास्तव में चिंतन करना आता ही नहीं है, हम निरंतर चिंता में डूबे रहते हैं। वैसे तो ये कहा गया है कि मनुष्य हर चिंतन से बच नहीं सकता, और चिंतन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये चिंतन की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि हम हमारे आने वाले जीवन की समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा, ये चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि चिंतन की प्रक्रिया सही समझ में आ जाए, हमें चिंतन करने का तरीका समझ में आ जाए, तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारे को जो हमारी जो जीवन की शैली है, वो बिल्कुल शांतिमय, सुखमय, आनंदमय हो जाएगी। विचार क्रांति अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम लोग को नाम दिया, उस अभियान का उद्देश्य भी वास्तव में चिंतन की प्रक्रिया के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन करना ही है। व्यक्ति, परिवार एवं समाज के लिए सुखद, शांतिमय और आनंदमय और स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी चिंतन प्रणाली को बढ़िया कर लें, चिंतन प्रणाली को सुखद बना लें, चिंतन प्रणाली को विवेकपूर्ण बना लें, तार्किकपूर्ण बना लें और भावनाशील बना लें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आज का विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में हमारे युवा मित्र आदरणीय डॉक्टर विभूति भूषण जी हैं। डॉक्टर साहब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में पटना यूनिवर्सिटी से के पटना डेंटल कॉलेज से एंड हॉस्पिटल से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, और वर्तमान में नोएडा के अंदर आपका 93 में बड़ा पॉपुलर डेंटल क्लिनिक है। आप ये तो उनका भौतिक परिचय हुआ, लेकिन विशेषता उनकी यह है कि वो 1994 में अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से गुरुदेव से जुड़े, गुरुदेव की विचारधारा से जुड़े, मिशन से जुड़े, और वर्तमान में वो नोएडा चेतना केंद्र से जुड़े हुए हैं और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के दिल्ली नोएडा चैप्टर के टीम लीडर है। बहुत सारे काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, और और जब वो काम आता है, मिशन का काम आता है, तो अपनी क्लिनिक को भी बंद कर देते हैं और मिशन के काम के लिए निकल जाते हैं। हर संडे को उनका बुक स्टॉल लगते हैं नोएडा में विभिन्न जगहों पर उनके टीम के द्वारा, और झोपड़ियों झुग्गियों के अंदर संस्कारशाला का काम तो इतना अद्भुत और आह्लादकारी है, इतना क्रांतिकारी काम है, जो कि एक निरंतर उनके साथ जुड़ गए। और हम लोगों उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि अगली बार एक टॉपिक वो हमें बताएं कि संस्कारशालाएं हम लोग कैसे चला सकते हैं। तो आज का विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप सभी की तरफ से कि डॉक्टर विभूति जी हमें बताएं कि हमने अपने जीवन को, चिंतन की प्रक्रिया को कैसे सुधारें। जो जीवन में चिंता घुल गई है, उस चिंता को कैसे हटा करके उसे चिंतन से जोड़े, ये प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। विचार क्रांति अभियान भी मुझे लगता है इसी का नाम है। तो आइए आप सभी की तरफ से भावभरा आमंत्रण, डॉक्टर विभूति भूषण जी, प्लीज। जी बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना बड़ाई किए आप, उतने बड़ाई करने लायक तो हम लोग नहीं हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि आप जितना आशा और अपेक्षा हम लोगों से, हमारे टीम के माध्यम से हम लोगों से किए हैं, उस आशा और अपेक्षा पर हम लोग उतरे। आइए कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम लोग एक बार गायत्री मंत्र हम लोग कर लेते हैं। इस भाव के साथ कमर सीधी करके दोनों हाथ गोद में रख करके इस भाव के साथ कि हमारे अंतःकरण की जितनी भी मलिनताएं हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो अंधकार के रूप में हमारे अंतःकरण में जगह बनाई हुई है, वो धुल रही है, और उसके जगह पर सब प्रवृत्तियां, अच्छे अच्छे गुण, हमारे जीवन में अच्छाई
प्रकाश के रूप में हम धारण कर रहे हैं, इस सोच के साथ, इस भावना के साथ कमर सीधी करके दोनों हाथ गोद में रखकर गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलानेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रदयायुता चया। अखण्डानन्दबोधाय विश्वसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूज्यामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ॐ श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूज्यामि ततो नमस्कारं करोमि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए आज इस कार्यक्रम वेबिनार का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में द्वत्व का उदय धरती पर सर्व सावधान। इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी संकल्प को लेकर के गुरुदेव का, माता जी का अवतरण हुआ था। शांति कुंज का निर्माण, अमल खेड़ा का निर्माण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का निर्माण, सबका एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति में द्वत्व का उदय धरती पर सर्व सावधान। 3200 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन, अखंड ज्योति का लेखन, सबका मित्र एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति में द्वत्व का उदय धरती पर सर्व सावधान। 5000 से ज्यादा शक्तिपीठ, प्रज्ञा केंद्र, गायत्री चेतना केंद्र, मित्रों सबका एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति में द्वत्व का उदय धरती पर सर्व सावधान। और हम लोग भी प्रत्येक रविवार को जो कुछ भी करते हैं, बाल संस्कारशाला हो जाए, साहित्य विस्तार हो जाए, कहीं ना कहीं यही उद्देश्य होता है कि हमारे माध्यम से कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे गुरुदेव का जो संकल्प है उसको पूरा करने में हम लोग 2-4 कदम आगे बढ़ सकें, उसको सहयोग कर सकें। आज हम लोगों का इसी संदर्भ में और अपने रविवार के दिन अपने छुट्टी के हिसाब से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हजारों लाखों गोष्ठियां होते रहती है। सबका मित्रों एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति में द्वत्व का उदय धरती पर सर्व सावधान। शांति कुंज के माध्यम से व्यक्ति में द्वत्व का उदय धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस संकल्प को पूरा करने के लिए शांति कुंज से 100 सूत्रीय कार्यक्रम अभियान सब चलाया जाता है। सबका मित्रों एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति में द्वत्व का उदय धरती पर सर्व सावधान। गुरुदेव से जो कोई भी जुड़ता था या जुड़ता है, गुरुदेव उसको एक, जिस उद्देश्य से व्यक्ति जुड़ता है, कुछ मांगने के लिए जुड़ता है या किसी भी चीज के लिए जुड़ता है, गुरुदेव उसको फुलफिल कर देते हैं अपने आशीर्वाद के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से, और छोटा सा एक प्रोटोकॉल, छोटा सा एक अनुशासन उसके जीवन में दे देते हैं। शायद उसका भी यही उद्देश्य, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा से उस व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश करते हैं,
शायद मित्रों उसका भी यही उद्देश्य है कि उस व्यक्ति के जीवन में देवत्व आए, अच्छे अच्छे गुण उसके जीवन में आए। इसी संदर्भ में हमारी बातें प्रदीप बाबू जी से हो रही थी, तो वो बताए हमको कि भाई विभूति जी, इस संडे को आपको हम बुलाना चाहते हैं। तो उसमें टॉपिक का निर्धारण हम लोग दोनों आदमी बातचीत करके लिए, जीवन में चिंतन का महत्व। तो इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात हम लोग यहाँ बताने जा रहे हैं। इसमें वही बात हम बताने की कोशिश करेंगे। चिंतन के बारे में तो गुरुदेव सैकड़ों पुस्तकें चिंतन पर लिखे हुए हैं, सैकड़ों वीडियो सिमी भैया के माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से, शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि के माध्यम से आप लोग सुने हुईएगा। सैकड़ों बातें, सैकड़ों पुस्तकें अपने मिशन के अलावा भी है जो चिंतन के बारे में लिखी गई है। आज का जो हमारे जीवन में चिंतन का क्या महत्व है, बिल्कुल वही बातें हम लोग इस मंच पर करने जा रहे हैं जो बिल्कुल हम लोगों के जीवन में घटा है। चिंतन को अपना करके हमने क्या क्या पाया, कहाँ चिंतन को हम छोड़ दिए, वहां हम ध्यान नहीं दिए, तो उससे क्या क्या घाटा हुआ, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में है। कुछ बातें बनाई हुई नहीं है, बिल्कुल आप बीती घटनाएं हैं। उसी घटना को हम यहाँ पर लिख करके लाए हैं, अपनी भाषा में लिख करके आए हैं। सारी बातें गुरुदेव की ही हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है हमारे माध्यम से, गुरुदेव हमको श्रेय दिए हैं। उसी चीज को हम लोग यहाँ पर शेयर करने की एक छोटी सी हम कोशिश करेंगे, और बहुत ही सुंदर टॉपिक है आज का। सबसे पहले तो चिंतन, हम लोग चिंतन का परिभाषा अपने हिसाब से हम लोग देते हैं कि चिंतन है क्या। तो उसमें जो कुछ भी आपका संकल्प है, जो कुछ भी आपका लक्ष्य है, उसको सुगमता पूर्वक कम समय में, कम रिसोर्सेस में पूरा करने, प्राप्त करने की व्यवस्था बनाने वाली विचार को ही हम लोग चिंतन करते हैं। हम चिंतन को यही समझ पाए। आपके जीवन में जो कुछ भी संकल्प है, चाहे जिस आश्रम में आप हैं, 4 आश्रम, हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम की व्यवस्था बनाई थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। हर आश्रम की अपनी अपनी मित्रों समस्याएं होती है। विद्यार्थी जीवन की, ब्रह्मचर्य जीवन में विद्यार्थी जीवन की बहुत सारी समस्याएं होती है। गृहस्थ जीवन में गृहस्थ संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती है। वानप्रस्थ जीवन में वानप्रस्थ सेवा संबंधी, वानप्रस्थ का जो जीवन है, वानप्रस्थियों का जीवन है, सेवा से संबंधित जीवन है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती है। उसके बाद संन्यास का जो समय होता है, 75 वर्ष के बाद माना जाता है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती है। उस सारी की सारी समस्याओं का समाधान कम रिसोर्सेस में और जल्दी से जल्दी सुगमता पूर्वक उसकी व्यवस्था बनाने की विचार को ही हम लोग चिंतन करते हैं। हम इतना ही चिंतन को मित्रों समझ पाए। चिंतन को और भी बहुत सारा नाम है। चिंतन को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें अपने आप से बातें हैं। चिंतन में लोग कहता है कि इसमें अपने आप से बात किया जाता है। इसी का एक और भी नाम है, इसमें गुरुदेव से बात किया जाता है। इसी गुरुदेव से बात करना को भी मित्रों एक प्रकार का चिंतन ही है। चिंतन करने का तरीका, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि बताना यहाँ जरूरी है। अब दुनिया के बारे में मैं नहीं जानता, मैं चिंतन कैसे करता हूँ, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ डिस्कस करें। अकेले में बैठे आप, पहले तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उसको एक लिखित रूप में कहीं लिखें, यहाँ हम किस टॉपिक पर आज हमको सोचना है। उसके बाद आराम से कहीं शांतचित होकर के, घर परिवार में टीवी चल रहा हो, उसको थोड़ा देर के लिए बंद करवा दीजिए। बाल बच्चों को अपनी धर्म पत्नी से कह करके उनको कहीं ना कहीं थोड़ा देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा, जितना देर आपको चिंतन करना है उनको सेटल कीजिए थोड़ा देर के लिए। आपने जहां आपने देव स्थापना किया है, अगर आपके पास समय हो, आप घर पर हैं, तो जिस जगह पर देव स्थापना आप किए हैं, हो सके तो वहां पर एक घी की दीपक जलाएं। उसकी व्यवस्था नहीं हो तो आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। हाथ पैर धो करके थोड़ा सा पानी पी लें, आधा गिलास 1 गिलास आप पानी पी लें। और खाना बहुत ज्यादा ना खाएं, आधा पेट खाना हो तो बहुत बेहतर है। बहुत ज्यादा खाने के बाद नींद आने की संभावना होती है, तो उसमें आधा पेट खाना खाएं, हो सके तो उससे भी कम खाएं। पानी पी लें और शांतचित होकर के गुरु का आह्वान करें। गुरु का आह्वान करें। गुरु का आह्वान करने के बाद हो सके तो 4 से 5 बार, हो सके तो 24 बार एक माला गायत्री मंत्र की साधना करें, और उस विषय पर गुरुदेव से एक निवेदन दें कि गुरुदेव, ये समस्या हमारे जीवन में है, इसका समाधान के लिए क्या क्या बातें हो सकती है, हमको बताने की कष्ट करें, कृपा करें। इस निवेदन से
उसके बाद जो भी विचारें आपके जीवन में आने लगती है, वो मान करके चलें कि उसको लिखने की कोशिश करें। आप बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई ना कोई जिस समस्या को लेकर के आप परेशान हैं, उसमें सब बात तो नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी उसमें बातें आ जाएगी जो आपकी समस्या का समाधान सुगमता पूर्वक, बहुत सस्ते तरीका से उस समस्या का समाधान की तरफ लेकर के जाएगी। आप मान करके चलिएगा, यही आपका उस समस्या के समाधान के लिए आपका चिंतन है, गुरुदेव का ऑर्डर है, गुरुदेव का प्रेरणा आपके माध्यम से आई। गुरुदेव शांति कुंज हम लोग जाते हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि लोग, अपने जानने वाले लोग हैं, जो पुराने परिजन लोग हैं, उनके पास बैठने का बहुत मौका मिलता है। उन लोगों के माध्यम से सुनने को हमको मिला हुआ है कि गुरुदेव चिंतन को बहुत महत्व देते थे, बहुत महत्व देते थे। खास खास टॉपिक अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को लिखने के लिए खास खास टॉपिक पर दे दिया करते थे, इस पर लिख करके आना आप लोग। परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, किसी खास टॉपिक जो गुरुदेव को अच्छा लगता था उसको दे दिया करते थे कि जरा आप लोग देख करके, हाँ, जिसके अंदर विशेष प्रतिभा देखते थे कि ये बच्चा लिख सकता है, ऐसे ऐसे ही 3, 4, 5, 7, 8, 10 लोगों का को उस टॉपिक पर लिखने के लिए दे देते थे और हमेशा कहते थे कि तुम अपने स्तर से लिख करके आना। जो उनका शिष्य कहीं किसी किताब से लिख करके या तो उनकी पुस्तक हो या किसी रामकृष्ण मिशन की पुस्तक हो या कहीं से किसी भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाकर के कहीं से उसको वहां से कॉपी करके खूब पढ़ाई करके, चाहे गूगल पर जाकर के, नेटवर्क पर जाकर के, कहीं से उससे पढ़ करके अगर उसको लिखता था उस टॉपिक पर, गुरुदेव उसको फेंक देते थे। बोले कि नहीं, ये चीज नहीं चाहिए, ये तो मैं जानता ही हूँ। बहुत डांटते थे कि तुमको क्या पता है कि हम इतना ही पढ़ते हैं, मैं दिन रात मेरा जीवन पढ़ाई में बीतता है। कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व की ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जहां पर जा करके मैं पढ़ाई नहीं किया हूं, या तो स्थूल रूप में जाकर पढ़ाई किया हूं, जहां स्थूल रूप में नहीं जा सकता हूं, मैं किताब का कीड़ा बन करके उस लाइब्रेरी को चाहता हूं। साहब, ऐसा ही नहीं अखंड ज्योति लिखी गई है, ऐसा ही नहीं 3200 पुस्तकों का निर्माण हुआ है। इस विश्व में कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिस लाइब्रेरी का अध्ययन, लाइब्रेरी में जाकर के मैं घुस करके अंदर किताब का कीड़ा बन करके मैंने उसको जानने की कोशिश नहीं किया। आपके जीवन की समस्या का समाधान ऐसे थोड़े होती है, बहुत मैंने मेहनत किया हूं। तो कहीं से कोई आदमी पुस्तक से अगर लिख करके उनके पास उस टॉपिक पर कहीं उनको प्रस्तुत करता था, गुरुदेव उसको फेंक देते थे, हटा देते। फेंकते नहीं थे, उसको छोटा दिखाते थे कि यार ये ठीक नहीं है, रहने दो भाई। और ऐसा कोई बच्चा जो बहुत टूटे फूटे शब्दों में बहुत हाई फाई बात, बहुत उच्च स्तरीय बात को नहीं लिखा है, लेकिन कुछ अलग लिखने की कोशिश किया है, गुरुदेव उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत मानते थे और कहते थे कि हाँ, वाह क्या बात है, ये बहुत सुंदर लिखा है आपने। बहुत बहुत चिंतन को बहुत गुरुदेव अप्रिशिएट किए हैं। गुरुदेव बोले हुए हैं कि जितनी पुस्तक मैं लिखा हूं सब चिंतन का ही तो रिजल्ट है, सब चिंतन कर करके मैंने सारी पुस्तकों को लिखा है, किसी ने बताया मुझे थोड़ा ही है। चिंतन बहुत बहुत अप्रिशिएट किए हैं गुरुदेव। और इसके बाद कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, उसको मैं चाहता हूं कि शेयर करूं। हम लोग पीएमटी रिजल्ट निकाले 1996 में हम लोग का निकला था पीएमटी रिजल्ट। तो उस समय की एक कहानी है कि उस पीएमटी में 92% बिहार पीएमटी में हमको मार्क्स आया था। तो 92% लाने वाले 92 पर ही कट ऑफ चला गया था, इसीलिए मेरा सिलेक्शन मेडिकल से छंट करके डेंटल में आ गया। तो 92% लाने वाले 235 बच्चे थे, 235 बच्चे एक ही नंबर लेकर के आए थे, जिसमें करीब 55-56 बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल में हो गया। उसके बाद मेडिकल में सीट खाली नहीं था। उसके बाद 16-17 बच्चे लोगों का सिलेक्शन डेंटल में हुआ, उनको भी 92 नंबर ही था। उसके बाद
हेमोपैथ में हुआ, उसके बाद आयुर्वेद में हुआ, उसके बाद फिजियोथेरेपी में हुआ। ये सारे के सारे बच्चे लोग को 92% ही मार्क्स था, लेकिन पोजीशन उस व्यक्ति का ज्यादा आगे था जो व्यक्ति जूलॉजी में मार्क्स ज्यादा लाया हुआ है। जिस व्यक्ति का मार्क्स जूलॉजी में ज्यादा था उसका बेशक हम 92 लाए हैं, लेकिन उसका पोजीशन मेरे से आगे है, इसीलिए उसका सिलेक्शन मेडिकल में हुआ, हम लोगों का सिलेक्शन डेंटल में हुआ। तो किसी विद्यार्थी से क्या हम लोग कम पढ़ाई किए थे क्या? हम लोग सब बच्चे को 92 मार्क्स नहीं आया हुआ था। उस समय मैं इस बात को बता करके ये बात कहना चाहता हूं, उस समय हमको चिंतन की जरूरत थी। लॉज में बाहुबली हम लोग बनते थे कि हमको फिजिक्स बहुत बढ़िया आता है। किसी बच्चा को फिजिक्स में नंबर कम आता था या कोई न्यूमेरिकल कोचिंग में इधर उधर अटक जाता था तो कहता था कि भाई विभूति जी के पास चले जाओ, वो फिजिक्स बहुत बढ़िया जानते हैं। मात्र हमको इतना ही फायदा था इससे। उस समय हमको चिंतन की जरूरत थी मित्रों। और मेरा यही मानना है, अगर हमको फिजिक्स की विद्वता हासिल ही करनी है तो 2 साल के बाद रिजल्ट निकालने के बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद हम कर सकते थे इस काम को। भावावेश में आकर के अपनी पढ़ाई को अनबैलेंस, उसमें चिंतन की कमी थी। इसी पढ़ाई में, इसी रिसोर्सेस में इतना ही मेहनत करके हम इससे बड़ा रिजल्ट निकाल सकते थे। ये बात अलग है कि डेंटल से भी कम आमदनी या फिर वो भी किसी से कम नहीं है, ये अलग डिबेट की बात है। अगर प्रोफेशनल तरीका से देखा जाए तो भारतवर्ष में अच्छा से अच्छा डेंटल कॉलेज में आप कोई व्यक्ति एडमिशन लेता है तो अगर प्राइवेट कॉलेज से हम गुना करके अगर बताएं, प्राइवेट के हिसाब से, सरकारी में तो पैसा नहीं लगता है, प्राइवेट कॉलेज में अगर भारतवर्ष में अच्छा से अच्छा कॉलेज होगा तो हमको लगता है कि 25 लाख के आसपास, 20 से 25 लाख के आसपास आपका पढ़ाई बीडीएस की हो जाएगी। और एमबीबीएस में अगर खराब से खराब कॉलेज में, अगर प्राइवेट भारतवर्ष के सबसे खराब वाला इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं तो भी आपको 60-70 लाख रुपया खर्च करनी पड़ेगी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। अंतर कितना का पड़ गया? एक लड़का 20 लाख का बन गया, एक लड़का 80 लाख का बन गया। केवल उसके जीवन में चिंतन था। हमारे जीवन में अपनी बड़ाई करवाने के लिए अपनी पढ़ाई को अनबैलेंस किया हम लोगों ने। यहाँ हम फिजिक्स मेडिकल के बच्चे लोगों को ऐसा माना जाता है कि उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं होती है। हम बोले कि नहीं, ये गलत बात है, जो कि हमारे लिए बहुत घाटा का सौदा हुआ। तो हम सभी भाइयों से भाव भरा निवेदन करते हैं कि कोई भी आप काम करें, कोई भी आप काम करें, बिल्कुल आप रुकें, पूर्ण विराम दें। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि 80 to 90% जितना भी काम है, जितने भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं गलत रास्ता के चलते आप इनसफिशिएंट हैं, ना कि बिल्कुल आप इनसफिशिएंट हैं। आप खुद देख लीजिए विभूति जी को, बहुत बड़े सर्जन, बहुत न्यूरोफिजिशियन, न जाने क्या क्या होते, केवल चिंतन होता तो क्या जरूरत थी भाई साहब ठीक उतना मेहनत करने की? कम नंबर में कम मेहनत करके जूलॉजी आप ठीक कर लेते, बॉटनी ठीक कर लेते। ज्यादा आप मार्क्स नहीं लाते, उतना ही मार्क्स पर आपकी सिलेक्शन मेडिकल में हो जाती। और हो सकता है उतना ही मेहनत पर 2-4-5 नंबर ज्यादा आ जाता। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 2-3 मिनट का टाइम लगता है। जूलॉजी बॉटनी में तो आप पढ़िए विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन बी की डिफिशियंसी से क्या होता है, फलाना एमाइनो एसिड का नाम क्या है, फलाना ग्लाइकोसाइड का नाम क्या है। वो 30 सेकंड का एक क्वेश्चन होता है, रट लीजिए, काम निकल जाएगा आपका। तो हम सभी भाइयों से भाव भरा निवेदन करते हैं कि कोई भी काम करते हैं, अगर वो काम नहीं हो रहा है तो केवल ये ना समझें कि हम इनसफिशिएंट हैं। हो सकता है कि आपका रास्ता गलत हो, आप रुकें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, चिंतन करें। हो सकता है कि उस समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उस समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी रास्ता गलत है। ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा काम हो, आप इनसफिशिएंट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा यही मानना है, आज तक हमने जीवन में देखा है मैक्सिमम काम, मैक्सिमम समस्याएं जो हमारे जीवन में आई,
उस समस्या का समाधान चिंतन करके निकल सकता था, अभी तक मैंने यही पाया है। एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूँ। हम लोग डीवाईसी का निर्माण किए थे बाबूजी, तो हर कोई चाहता है, हर टीम लीडर की इच्छा होती है कि हमारे जो हम लोग चैनल बनाए हुए हैं यूट्यूब पर, डिवाइन यूथ सेल, हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी संख्या बढ़ जाएगी। बड़ाई करवाने का हर किसी की इच्छा जरूर होती है, हमारी भी इच्छा है। हम निवेदन करता हूँ डिवाइन यूथ सेल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें जरूर। खैर, वो बात की बात है। तो हम लोग आपस में बैठे हुए थे, सब भाई लोग बैठे हुए थे, हम लोगों का व्यू नहीं बढ़ रहा था, हम लोग का सब्सक्राइबर की संख्या हमारी बढ़ ही नहीं रही थी। हम लोग परेशान थे। बहुत सुंदर सुंदर गुरुदेव के विचार, बहुत सुंदर सुंदर शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की लेक्चर वहां पर वीडियो पर हम लोग डालते थे, कोई व्यू नहीं आता था, कोई सब्सक्राइबर हमारी नहीं थी। मैं हम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि टीम लीडर हैं, सब कोई कहता है कि अरे भाई साहब अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए, आपके यहाँ शूट करने की व्यवस्था नहीं है, और अपने स्पीकिंग में और भी थोड़ा सा निखार लाइए, ये सब कोई कहता था। लेकिन हम लोग फिर गुरुदेव से मैंने प्रार्थना किया कि गुरुदेव बात क्या है, आखिर बात क्या है कि हमारे व्यूअर की संख्या घट गई है या नहीं आती है। इतना मेहनत करने के बाद भी, इतनी बाल संस्कारशाला हम लोग चलाते हैं, इतनी साहित्य स्टॉल लगाते हैं, उसके बाद भी हमारे व्यूअर की संख्या घटा हुआ है, हमारे सब्सक्राइबर कम है। आखिर इसका बात कारण क्या है? बहुत सारे भाई लोग बोलते थे कि विभूति जी मैंने बोला कि अपने से वीडियो आप लोग अपना वीडियो बना करके डालिए। बहुत लोग बोले कि भाई साहब अपना वीडियो से क्या फायदा है, गुरुदेव का वीडियो डाला जाए, शांति कुंज के किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि का वीडियो डाला। लास्ट में मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की और पूछा, गुरुदेव से चिंतन किया कि गुरुदेव क्या बातें हैं ये सब। गुरुदेव बोले कि जो वीडियो को तुम शेयर करते हो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन कितना मजबूत बातें हैं, आप इसी बात से सोच लीजिए चिंतन कितना महत्वपूर्ण चीज होता है। जो तुम वीडियो शेयर करते हो अपने चैनल पे, वो शांति कुंज के किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि का बहुत ही अच्छे वक्ता का है जरूर, मैं मान लिया, बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है, विश्व लेवल के प्रवक्ता है, मैं सब चीज मान लिया। लेकिन तुम्हारे पास आते आते 10 से 15, 20, 25, 50 सैकड़ों प्लेटफॉर्म पर उसको ऑलरेडी शेयर कर दिया जाता है, तब वो घूमते 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 तुम्हारे पास पहुंचता है। और उसके बाद तुम शेयर करते हो यहां से, तो तुम्हारी चैनल को क्यों लोग सब्सक्राइब करेगा भाई? जितने भारतवर्ष में लोग हैं जो गायत्री परिजन हैं, हमारे जो अध्यात्म से संबंधित, जिनके जीवन में आध्यात्मिकता है, जो अध्यात्म को पसंद करते हैं, हमारे चिन्ह भैया, डॉक्टर साहब, चाहे दीदी, चाहे शांति कुंज के कोई भी वरिष्ठ प्रतिनिधि है जिनको पसंद करते हैं, वो ऑलरेडी शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी चैनल से जुड़े हुए हैं। और तुम जिस वीडियो को समाज में भेज रहे हो उसको ऑलरेडी वो सुन चुके हैं भाई। वो तो हेडिंग से देखते समझ जाएंगे कि मैं चिन्ह भैया का वीडियो मैं सुन चुका हूँ, दीदी का वीडियो मैं सुन चुका हूँ, सर्वे का ध्यान है मैं सुन चुका हूँ। तो वही काम को तुम कर रहे हो, उसको पहले बंदा देख चुका है, तो फिर क्या जरूरत है? फिर मैं पूछा कि मैं क्या करूं, आंसर आया कि अपने टीम के कोई भी भाई हो जो बढ़िया वक्ता हो, तुम भी हो सकते हो, और भी कोई भाई हो, उस ऐसे लोगों का वीडियो बनाओ, वीडियो लाइब्रेरी बनाओ। बेशक टूटी फूटी बातें होगी, बहुत बड़ी बातें नहीं होगी, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन दुनिया के लिए वो नया होगा। हमारी ही बातें को कहो, अपने हिसाब से कहो, अपने तरीका से कहो, देखना तुम्हारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और देखना तुम्हारा व्यूअर भी बढ़ेगा। हम लोग यही काम किए, अपने गुरुदेव की बातों को अपने हिसाब से प्रस्तुत करने की कोशिश किए। बहुत बढ़िया, हम लोगों को बोलने भी नहीं आता है। हमारे 2-4 भाई लोग हैं, हमारे निशांत भरद्वाज जी, हमारे नीरज पांडे जी, हम भी अपना कभी कभी भेजते हैं। अच्छी खासी सब्सक्राइबर हमारे 1 ही 2 महीने में बढ़ गए हैं। बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये चिंतन का रिजल्ट है। सब चिंतन कितना महत्वपूर्ण चीज होता है, इस एग्जाम्पल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और कहानी है, हमारे एक जूनियर थे, सक्शन इंजीनियर हैं, हमारे जूनियर थे, एक सक्शन इंजीनियर हैं, रेलवे में सक्शन, एनआईटी के प्रोडक्ट थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत पढ़ता है, नाम इस मंच पर मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो उनको इच्छा हुई कि हम रेलवे के अलावा और भी कहीं हम ट्राई करें, और ट्राई करें तो कहाँ ट्राई करें। तो उनकी इच्छा थी कि हम इसरो या डीआरडीओ में ज्वाइन करें। पढ़ाई में बहुत अच्छे विद्यार्थी अपने जीवन में रहे। वो एनआईटी तो आईआईटी के जैसा ही होता है, थोड़ा सा 19-20 होता है। एनआईटी पटना के प्रोडक्ट थे वो, और एक ही बार में आईईएस
एग्जाम जो होता है यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसको आप लोगों को पता भी होगा, उसको निकाल करके और रेलवे में अपना ज्वाइन किए थे, 2-3 साल ज्वाइन किए, खूब पढ़ाई किए, उनका मन में आया कि हम डीआरडीओ ज्वाइन करें। तो जब डीआरडीओ का फॉर्म भरा उन्होंने और जा करके इंटरव्यू में थोड़ा सा वो डर रहे थे। तो इंटरव्यूअर समझ गया इस बात को, समझ गया और बोला नाम रख करके कि आप क्यों डर रहे हो? इस बात से तो तुम नहीं डर रहे हो कि तुमको इंग्लिश कम आती है, तुम बिहार के सिंपल परिवार से हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी साइंस की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारी अंग्रेजी कम्युनिकेशन तुम्हारा कमजोर है, कहीं इस बात से तुम नहीं डर रहे हो? या फिर कहीं इस बात से तो नहीं डर रहे हो कि हो सकता है कि ऐसा प्रश्न है हमारे इंटरव्यूअर पूछ लें जिस प्रश्न को मैं पढ़ करके नहीं आया हूं? क्या कारण है तुमको डरने का? कुछ नहीं बोले वो। बोले कि ऐसा करो कि ये पानी पियो, पानी पिलाया गया उनको, चाय पिलाया गया उनको और उनसे खुल करके इंटरव्यूअर जो मेन इंटरव्यू लेने वाले थे वो बोले कि तुमसे इंग्लिश में हम बातें नहीं करेंगे। वो बिहार भोजपुर क्षेत्र के रहने वाले थे, बहुत मेहनती विद्यार्थी थे, थोड़ा तोतला बोलते थे। यहां तक कह दिया गया उनसे कि आपको इंग्लिश में प्रश्न हम पूछेंगे ही नहीं, अब तो खुश हो जाओ, अब तो अपने जीवन से डर हटाओ कम से कम 1 घंटा के लिए और टॉपिक का सिलेक्शन तुम खुद करो। हम कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ पूछ देंगे हम तुमसे, तुम जो बोलोगे, तुम आज सुबह में जो चीज पढ़ करके आए हो हम बिल्कुल वही पूछेंगे। पूरे जीवन में तुम्हारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है हम बिल्कुल वही चीज ही पूछेंगे तुमसे। बेचारे हमारे प्रसन्न हो गए हो, क्वेश्चन का सब फीट फाट होकर के चाय वो पिला करके उनको प्रश्न पूछना शुरू कर दिया गया। पहला प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब दिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया, उसको भी खूब सुंदर जवाब दिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब दिए तो पता चला कि 2 प्रश्न गलत हो गया। फिर चौथा का जवाब दिए, पांचवा का जवाब दिए, छठा में लगा कि लो ये तो एक क्वेश्चन और मैं गलत बता दिया था। इस प्रकार लास्ट तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यूअर ये बोला कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो पूछे कि ऐसा सिलेक्शन मेरा हो नहीं रहा है और आप बोल रहे हैं कि तैयारी हमारी अच्छी है। हमने कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम सब चीज जानते हो, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है, जो तुम विशेष जानते हो, जिस चीज को तुम पढ़ करके आए हो, हम आशा करते हैं कि उस चीज को तुम इतना जानो कि तुमसे एक का दुक्का आदमी हो जो उस चीज के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हो। तुम्हारी तैयारी पीएसयू टाइप की है, पब्लिक सेक्टर टाइप की है, गेल भेल एनटीपीसी रेलवे इस सब में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उन लोगों को अंग्रेजी स्मार्टनेस, जींस जर्सी, चश्मा लगाने वाला लड़का, स्टेट का परफॉर्मेंस खूब बढ़िया होना चाहिए, उसके अंदर डर भय ना हो, स्मार्ट हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, बेशक उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो, पुतला ही बोलता हो, 1000 किलोमीटर ऊपर में जाकर के सैटेलाइट का एंगल देना है मुझे, उस एंगल को वो दे दे, वो वही व्यक्ति दे सकता है जिसके जीवन में सब्जेक्ट पर भरपूर पकड़। तो वहां की पढ़ाई अलग हो गई, पीएसयू की पढ़ाई अलग हो गई। तो बार बार मैं ये चीज बताना की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका लक्ष्य है ना, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप गुरुदेव से प्रार्थना करके चिंतन में कि कितना चीज की पढ़ाई मुझे किस टाइप से करना है, इस चीज की जानकारी आपको जब तक नहीं होगी तब तक आपको लक्ष्य में जाने में बहुत आपको परेशानी हो जाएगी। आपको डीआरडीओ में जाना है, आपको इसरो में जाना है, आपको रेलवे में, दोनों की पढ़ाई अलग अलग है, अलग तरीका से पढ़ना पड़ेगा आपको। मेडिकल में आप तैयारी करना चाहते हैं, खाली फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं, दुनिया आपको पता ही नहीं है, ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, खूब अच्छे विद्यार्थी हैं, खूब मेहनत किए, लेकिन जो सफलता चाहिए, जितना आगे आपको बढ़ना चाहिए, उस चीज को आप नहीं पा पाते हैं, उस चीज को आप नहीं पा पाते।
एक और बातें हैं चिंतन, जो कि इसमें चिंतन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अक्सर जितने लोग कम से कम अपने मिशन से जुड़े हुए हैं, जितने भाई लोग बहनें लोग हमारी जुड़ी हुई है, सब किसी को ये बात पूछना चाहिए घर में बैठ करके कि अपने मिशन का निर्माण क्यों हुआ। मैं लास्ट में इस चीज को मैं लिखा हूँ, अभी जस्ट लिखा हूँ कि इस चीज को मैं जरूर बोलूंगा बाबूजी से, बाबूजी के पास। मिशन का निर्माण क्यों हुआ, हर व्यक्ति को एक टॉपिक पर तो जरूर हर व्यक्ति को सोचना ही चाहिए। भारतवर्ष ऋषियों का देश है। अगर आप अपने मिशन से, गायत्री परिवार से केवल इसलिए जुड़े हुए हैं कि हमारी भौतिक उपलब्धि हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, कार हो जाए, बंगला हो जाए, या जो कुछ भी आप चाहते हैं सब चीज हो जाए, तो भारतवर्ष तो ऋषियों का देश है साहब। हर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई यहाँ पर सिद्ध पीठ है, हर 10, 20, 50 किलोमीटर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, हर गली के बगल में यहाँ पर तांत्रिक रहते हैं, बाबा रहते हैं। इन लोगों के माध्यम से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे जानने वाले 10 ही लोग हैं साहब, क्लिनिक में आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा दांत देख लीजिए, हम ऐसे हैं वैसे हैं, फलाने ठिकाने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर हमारे मिशन का निर्माण किस उद्देश्य के लिए हुआ? ये आपको चिंतन से ही मिल सकता है मित्रों। बिना चिंतन किए हुए ये चीज नहीं मिल सकता है आपको। बिना जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक इस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मिशन का उद्देश्य, हम लोगों का मिशन का निर्माण क्यों हुआ? हम लोग जाते हैं शांति कुंज, जाते हैं, वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, समाधि स्थल पर जाते हैं, अखंड दीपक के पास जाते हैं, अपना पुराना बात कहते हैं। गुरुदेव के छोटा मोटा काम भी हम लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर आकर बहुत सारे काम करते हैं। बाल संस्कारशाला चलाने वाले भाई लोग हमारे बाल संस्कारशाला चलाते हैं। हम लोग इस बात को गुरुदेव से बताने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया। गुरुदेव के हिस्से का जो तपस्या है, गुरुदेव के हिस्से का जो पूंजी है, उस पूंजी को हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करने की एक छोटी सी व्यवस्था बना ली है, खूब सुंदर। गुरुदेव हमने फलाना काम कर दिया, हमने बाल संस्कारशाला चला लिया। चिंतन एक करना है कि वो गुरुदेव का काम हुआ कि नहीं। ये तो आपका काम हो गया साहब। गुरुदेव का जो रियल काम है, गुरुदेव का उद्देश्य ही यही है, व्यक्ति में सत प्रवृत्तियां, व्यक्ति में देवत्व पैदा करना, एक गुरुदेव का उद्देश्य है। आप जो कुछ भी करते हैं, जितनी भी गतिविधियां चलाते हैं, दिन रात आप मेहनत करते रहते हैं, रियल आउटपुट क्या है, एक उतना ही आपका गुरुदेव का काम हुआ। बाद बाकी काम आपका है। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाल संस्कारशाला चलाइए, शांति कुंज आइए, खूब बढ़िया संबंध बनाइए, लेकिन ये सब आपका काम है साहब। उस काम से आउटपुट निकल रहा है कि नहीं, उस काम से जो गुरुदेव का लक्ष्य है, वो लक्ष्य, गुरुदेव का जो संकल्प है, वो संकल्प पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर पूरा हो रहा है तो फिर गुरुदेव का काम हो गया। अब पूरा नहीं हो रहा है तो भाई साहब गुरुदेव का काम नहीं हुआ, वो केवल आपका काम है। बेशक आपको आशीर्वाद की प्राप्ति आपको हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शांति मिल जाती है, आपको कोई परेशानी नहीं है, छोटा मोटा काम आपके जीवन का सॉल्व हो जाता है, मैं मान लिया इस बात को। लेकिन जब तक गुरुदेव के उद्देश्य, गुरुदेव का संकल्प जो है, उस संकल्प की पूर्ति उस काम करने से नहीं हो रही है, गुरुदेव की इच्छा उस काम को करने में अगर नहीं है, अगर तो मान करके चलिए कि काम अधूरा है, वो काम आपका नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। हर एक कैसे होगा? बिना चिंतन किए हुए आपके जीवन में कैसे हो सकता है? कुछ भी करते हैं आप सोचिए इस बात को कि मैं जो कर रहा हूं कि रियल में अपना काम कर रहा हूं, कोरम पूर्ति कर रहा हूं। इसी को कोरम पूरा करना कहते हैं। इतना केंद्र जाना, 10-5 माला साधना कर लेना, वो भी ठीक है, हम उस बात की शिकायत नहीं, हम इस मन से करना चाहते हैं। लेकिन रियल जो उद्देश्य के लिए मिशन का निर्माण हुआ, उस उद्देश्य की अगर उद्देश्य फुलफिल हो रहा है, वो संकल्प अगर पूरा हो रहा है, तब मान करके चलिए कि आप गुरुदेव का काम किए। अदरवाइज ठीक है, हो रहा है, सब चीज होगा, देखा जाएगा बाद में। लेकिन जो युग निर्माणी है, जो अपने को युग निर्माणी समझते हैं ना, उनको इस बात को सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा इस बात को कि क्या मैं सचमुच में अपना काम किया कि मैं गुरुदेव का काम किया।
मैं कोरम पूरा किया कि गुरुदेव का सत्संकल्प जो है वो चीज हम आगे, उस चीज को हम आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। युग निर्माणी ऐसे थोड़े कहलाएगा साहब। युग निर्माणी का परिभाषा ही वही है। युग निर्माणी का मतलब होता है कि वो ट्रेंड को चेंज करने वाला व्यक्ति को युग निर्माणी कहते हैं हम, जो ट्रेंड को चेंज कर दे। 1996 में आप लोगों को पता होगा एंटी रैगिंग एक्ट आया था। हमारी बैच हमारे सीनियर लोग, युग निर्माणी की ही तो तलाश हो रही है, पूरे समाज में युग निर्माणियों की ही तलाश हो रही है। हम लोग गुरुदीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन साहब हम लोग युग निर्माणी नहीं है। युग निर्माणी का एक अलग डिफिनीशन होता है, युग निर्माणी का एक अलग परिभाषा होता है। जिस व्यक्ति में मिशन का ऐसा व्यक्ति, मिशन का ऐसा सिपाही जो गुरुदेव के संकल्प को, गुरुदेव का कोई भी काम करता है गुरुदेव का, उसमें गुरुदेव का संकल्प को निहारता है, ढूंढता है कि वो काम हो रहा है कि नहीं, जिस उद्देश्य के लिए गुरुदेव आए हुए हैं, वही व्यक्ति युग निर्माणी है। बार बाकी लोगों को तो बोगी के जैसा है, आ रहा है जा रहा है, कोई बात नहीं है। युग निर्माणी की यही परिभाषा है साहब। एंटी रैगिंग एक्ट, एक बैच को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसे ही बैच की व्यवस्था गुरुदेव बना रहे हैं। 96 बैच के हम लोग हैं, हम लोगों की, हमारे सीनियर लोग रैगिंग नहीं लिए, हमारे सीनियर लोग रैगिंग नहीं लिए। उसी समय वो एक्ट बना था कि कोई भी अपने जूनियर को रैगिंग लेगा तो उसको डांटा जाएगा, चाहे कुछ अपना छोटा मोटा दंड था तो दिया जाएगा। तो रैगिंग में यही होता है। रैगिंग होता है कि वो फलाना सीनियर अपने जूनियर को रैगिंग लेता है, वो जूनियर अपने जूनियर को, एक बदले की भावना टाइप की हो जाती है। तो एक बैच ने स्टैंड लिया तो रैगिंग बंद हो गई, उसके बाद रैगिंग ही बंद हो गई। वैसे ही समाज में जितनी दुष्प्रवृत्तियां फैली हुई है, जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां, चाहे दहेज प्रथा से लेकर के जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां आप देख रहे हैं, सोच सकते हैं, एक ट्रेंड बना हुआ है साहब, एक ट्रेंड बना हुआ है। युग निर्माणी वही है जो उस वहां पर ब्रेक कर दे। कोई डॉक्टर है या कोई अधिकारी है, मान लीजिए कोई अधिकारी है, किसी ऑफिस में गया, उसके साथ नाइंसाफी हुई, लोगों ने उसे घूस मांगा, लेकिन अगर सचमुच में युग निर्माणी होगा तो घूस देने के बाद भी अपने ऑफिस में घूस नहीं लेगा। हमारे सीनियर लोग के ऊपर रैगिंग हुई थी, लेकिन हम लोगों को उन लोगों ने माफ कर दिया। एक बैच ने माफ किया तो उसके बाद रैगिंग ही बंद हो गई। ऐसे ही दुष्प्रवृत्तियां के संदर्भ में भी हम कहना चाहते हैं कि एक बैच को कुर्बानी देनी पड़ेगी साहब। उसी बैच की व्यवस्था किया जा रहा है युग परिवर्तन के लिए, उसी बैच में बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा है। हर क्षेत्र में उस बैच का एक लड़का को वहां पर पोस्टिंग किया जाएगा। उसी व्यक्ति का नाम है युग निर्माणी। हमारे साथ कुछ भी समाज ने किया, हमारे साथ किसी ने कुछ भी किया, लेकिन हम उस काम को नहीं करेंगे। किसी भ्रष्टाचार में मैं लिप्त नहीं रहूंगा, चाहे बेशक हमको ऑफिस में हमको बहुत घूस देनी पड़ी, कुछ भी हमको करना पड़ गया, लेकिन हम बिल्कुल अपने गुरुदेव के हिसाब से चलेंगे। इसलिए युग निर्माणी कहते हैं। और युग निर्माणी की परिभाषा क्या है? ये सब चीज हमको आपको सब चिंतन से ही आएगी साहब। जब तक चिंतन हम लोग नहीं करेंगे तब पता ही नहीं चलेगा कि गुरुदेव से हम क्यों जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के मेरा उद्देश्य क्या है। जब तक हमारे जीवन में चिंतन नहीं होगी तब गुरुदेव का काम करने के बाद भी हम लोग गुरुदेव का उद्देश्य को, गुरुदेव के संकल्प को आगे बढ़ाने में हम लोग भूमिका नहीं निभा पाएंगे अगर चिंतन नहीं होगी। तब तक तो ढूंढना पड़ेगा आपको कि मैं इस काम में चेतना केंद्र गया, इसमें गुरुदेव का काम क्या हुआ। मैं बाल संस्कार शाला चलाया, इसमें गुरुदेव का काम क्या हुआ। मैं साहित्य स्टॉल लगाया, तो पुस्तक विक्रेता तो मैं नहीं बन गया। साहित्य स्टॉल लगाने वाले पुस्तक विक्रेता भी तो हो सकता है साहब। अरे नहीं, पुस्तक विक्रेता बन करके नहीं जाऊंगा। यहाँ पर चिंतन करने वाला व्यक्ति पुस्तक विक्रेता नहीं, एक युग निर्माणी बन करके वहां पर बुक स्टॉल, वहां पर टेबल लेकर के खड़ा है, उसको दुख नहीं होगा। बेशक 5 रुपया की पुस्तक बेच करके आएगा ना साहब,
अगर अपने को पुस्तक विक्रेता समझेगा तो दुख होगा वो, अगर अपने को युग निर्माणी समझेगा तो दुख नहीं होगा उसको। एक आदमी को 5 रुपया का पुस्तक हारिए ना हिम्मत देख करके जाएगा, उसकी ड्यूटी खत्म। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देगा जो उस पुस्तक को पढ़ेगा, जो उस पुस्तक को भूनेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसकी बात को अपने जीवन में अपनाएगा। कम से कम एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन तो हुआ भाई, एक काम तो हुआ ना गुरुदेव का। ये सब कौन बताएगा हमको? आप चिंतन के सिवा कोई आपको नहीं बता सकता है साहब। हर व्यक्ति के जीवन में मैं तो यही कहता हूं, किसी भी काम को करना हो, चाहे भौतिक काम हो, चाहे आध्यात्मिक काम हो, चाहे किसी भी आश्रम से संबंधित काम हो, चिंतन हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है साहब, बहुत ही जरूरी है। सब प्रवृत्तियां के बारे में हम लोग खूब बोलते हैं। सब प्रवृत्तियां के बारे में एक बार बैठकर मैं सोच रहा था कि चिंतन का ही रिजल्ट है। सब प्रवृत्तियां क्यों जरूरी है, इस चीज को कोई सब प्रवृत्तियां से ही हमारी सैलरी जनरेट होती है। कोई डॉक्टर को 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख अपोलो, कैलाश, चाहे कोई हॉस्पिटल सैलरी देता है हार्ट स्पेशलिस्ट को या फिर न्यूरो सर्जन को, तो इस बात के लिए सैलरी नहीं देता कि सिगरेट पीता है और गोल गोल धुआं निकालता है। इस बात की सैलरी नहीं देता कि उसके पास 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड है उसकी। इस बात की सैलरी नहीं देता कि बड़ी गाड़ी पर चलता है वो। इस बात की सैलरी नहीं देता कि अंग्रेजी, फ्रेंच 10-10 को लैंग्वेज जानता है वो। इस बात की सैलरी देता है 2 से 3 घंटा के अंदर हार्ट का ऑपरेशन बहुत सुंदर था। इतना कॉन्सेंट्रेटेड लड़का है वो, इतना कॉन्सेंट्रेटेड डॉक्टर है। देखिए वहां पर सैलरी जनरेट हो रहा है उसके साथ प्रवृत्ति के चलते, जिसको हम लोग चौथापन का चीज कर छोड़ देते। आध्यात्मिक जीवन जीने से व्यक्ति के जीवन में सत प्रवृत्ति का संवर्धन होता है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके जीवन में दुष्प्रवृत्तियां जितनी भी है, सैलरी उसकी नहीं मिलती है साहब। आपकी धर्मपत्नी आपसे प्रेम करती है, आपके परिवार वाले लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके पड़ोसी आपसे प्रेम करते हैं, आपके बाल बच्चे लोग आपसे प्रेम करते हैं, ड्यू टू सत प्रवृत्ति। इसलिए नहीं कि कपार पर चश्मा लगा के फटे हुए जींस पहनकर घूमते हैं आप। इसके लिए प्रेम नहीं की जाती है आपसे। इस बात के लिए अपोलो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल आपकी सैलरी नहीं देती है। आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, आप एक समाजसेवी डॉक्टर हैं, आपका हाथ जहां लग जाता है ऐसा लगता है कि भगवान का हाथ लग गया, मरीज ये बोलता है। अब ध्यान दीजिएगा साहब, ये चीज होती है सत प्रवृत्ति, जिस चीज को हम लोग हीरोगिरी में ध्यान ही नहीं देते। हम तो हीरो हैं साहब। समाज का कोई भी आदमी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसको भी इस पूरे सृष्टि में जितनी भी आपके जीवन से ऊंचाई है, जितने भी लोग आपसे प्रेम करने वाले हैं, जितना भी आपकी सैलरी मिलती है, सबका एक ही कारण है, आपके जीवन में कुछ सत प्रवृत्तियां हैं। इसलिए मैं भाव भरा निवेदन करता हूं कि सत प्रवृत्ति को जीवन में आगे बढ़ाया जाए। ही इसीलिए गुरुदेव भी आए हुए हैं, आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए गुरुदेव आए हुए हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए गुरुदेव हमारे आए हुए हैं आपके पास, आपका जीवन मजबूत हो इस बात के लिए आपके गुरुदेव आए हुए हैं। ये सब काम तभी होगा, आपके जीवन में सत प्रवृत्तियां आएगी तभी होगा। ये सब चीज आएगा जब आपके जीवन में चिंतन होगा। सत प्रवृत्तियां क्यों जरूरी है, कि बैठ करके सोचने की जरूरत है मालिक, सोचने की जरूरत है। साधना क्यों जरूरत है, स्वाध्याय क्यों जरूरत है, बैठ करके सोचिए पहले। हमको तो लगता है कि चिंतन करने वाला व्यक्ति पढ़ाई लिखाई बंद करके गुरुदेव से जुड़ जाएगा, अगर चिंतन करना वो व्यक्ति शुरू कर दे तो। इतना चिंतन हर व्यक्ति के जीवन में जरूरत है साहब। चलिए, समय की कमी है, हो गया जी। अभी तो है, पर हम मैं सब अनम्यूट लोग कर दो, सबको अनम्यूट कर दो। जी, अब कोई भी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वाकई जो है, हम आज अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे। जो आपने वो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करी, हमने भी कुछ केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दिया था।
और वाकई चिंतन की जरूरत है। अरे चुप रहो यार। ये भी एकदम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं छोटे लाल। अपनी वाणी जी। पर हम विराम देते हैं।